Hello students, so welcome to next video on relation. So इसमें स्टार्ट करते हैं कि सपोज कि वी हैव अ रिलेशन A, इसमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं A1 A2 अप टू AN and V is another set, it contains m elements, right? B1 B2 up to Bm. So number of elements in A equals to n and number of elements in B equals to m. So question is कि how many order pairs in A cross B is possible, right? So if we make a cross product यानी Cartesian product between set A and set B, then we will find number of order pair is equal to m into n, means number of elements in A into number of elements in B. And next question is कि how many relations are possible from set A to set B. So it is just like the number of subsets of A cross B. So its value will be 2 to the power m into n. So let us start with an example. So let A equals to a set which contains 1 and 2 as element and B contains 3 and 4 element. ठीक है. Then find the total number of order pairs in A cross B. So simply if A is equal to this, so number of element in A equals to 2 and B equals to this, so number of elements in B equals to 2. So according to the formula, total number of order pair is equal to m into n, right? So 2 cross 2 into 2 equals to 4 in A cross B. So let's check. Okay, check करते हैं कि ये क्या possible है या नहीं है. So if we have two sets, right? So Cartesian product is 1 3 1 4, okay, 2 3 2 4 here. So total number of order pair is 1 2 3 and 4. So answer is matched here, right? So if we have to find the number of elements, number of order pairs in Cartesian product, we simply multiply the number of elements in A and number of elements in B, right? So it's very simple. And if this is given and we have to find the number of subsets in A cross B or total number of relations from A to B, so its formula is 2 to the power n mn. So 2 to the power 2 into 2 यानी 2 to the power 4, it is 16. So इसे भी हम चेक करते हैं कि ये 16 क्या है, मतलब कैसे आया. ठीक है, तो चेक करते हैं. ओके, सो गिवन सेट्स आर क्या, A 1 2 and B 3 4. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, राइट? बिकॉज कि पावर सेट A क्रॉस B का जो होगा वो सारे पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करता है. ठीक है, सारे पॉसिबल. तो इसका अगर A क्रॉस B करो तो देखो सबसे पहले क्या है, A क्रॉस B आपने देखा इधर, A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4. तो इससे कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो देखना है. तो सबसे पहले इसको कैसे किया जाता है कि एक तो आप फाई ले लो, फाई तो ऑलरेडी होती है सब में, है ना. उसके बाद इंडिविजुअल इसका 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 पहले बनेगा, फिर 2 2 का कपल्स बनाओ, कोई भी 2 का कपल्स बनाओ, फिर 3 का कपल्स बनाओ एंड लास्ट में 4 का. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखो तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल किया, 1 3 का किया, 1 4 का किया, 2 3 का किया, फिर 2 4 का किया. उसके बाद 1 3 1 4 इसका पेयर्स लेना शुरू किया, फिर 1 3 2 3 1 3 2 4. ओके, फिर 1 4 का 2 3 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ, इसी तरह से 2 3 का एंड 2 4 का, सबका ले लिया. ओके, तो इस तरह से हमें 2 2 का पेयर्स बनना शुरू किया. फिर 3 के केस मिलेंगे तो 1 3 1 4 2 3 इस तरह से, फिर 1 4 2 3 2 4 ऐसे करके लेंगे ना, फिर 1 3 2 3 2 4 ऐसे करके. तो टोटल जब आप सेलेक्ट करोगे और लास्ट में क्या लेंगे, 4 को एक साथ. मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं कि एक एक का पहले सबसेट बनाया, फिर 2 2 के पेयर्स में सबसेट बनाया,
फिर 3 3 के पेयर्स में सबसेट बनाया, फिर 4 को एक साथ लिख के एक सबसेट बनाया। तो टोटल जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो ये बन के आ गए। आप इसको अगर काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, और यही हमारा आंसर भी था 16। सो इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं कि इसमें क्या है कि आपको हमेशा दिखेगा एक नोटेशन जो एक्स आर वाई इस तरह से लिखा होगा। इसका क्या मीनिंग है इसको अपन समझते हैं ढंग से, है ना। तो कहता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ x जो है वो रिलेटेड टू y है। तो x इज़ रिलेटेड टू y को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, x इज़ रिलेटेड टू y। सो यहाँ पर ये जो लिखा है उसको हमने क्या लिखा, इफ़ एक्स वाई इज़ अ मेंबर ऑफ अ रिलेशन आर, द मेंबर ऑफ रिलेशन आर, देन इसको कैसे लिखेंगे, x इज़ रिलेटेड टू y। क्लियर। नोट x इज़ नॉट रिलेटेड टू y, इसको कैसे लिखना है, तो x r को क्रॉस कर दो, दी x इज़ नॉट रिलेटेड टू y, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 का, बी सेट दिया हुआ है ए और बी का, तो इसका एक रिलेशन 1a 1b 3a, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, इसके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जितने एलिमेंट्स आए हैं, मतलब जितने मेंबर्स हैं ऑर्डर पेयर के, उसका ही कोई सबसेट हमने ले लिया। तो 1a 1b और 3a ये चीज़ आया, मान लो कोई रिलेशन है इस तरह से, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इज़ रिलेटेड टू a, इसको कैसे लिखेंगे, 1 इज़ रिलेटेड टू b, इसको कैसे लिखेंगे, 3 इज़ रिलेटेड टू a। गुड। अगर आप पहले वाली वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर a क्रॉस b करना होता है तो जो फर्स्ट है उसको x एक्सिस पर ले लो और जो बाद वाला है उसको y एक्सिस पर ले लो। तो 1 2 3 इधर, a और b इधर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता था, एक तो 1a आएगा, 1b भी आ सकता है, 2a आ सकता है, 2b आ सकता है, 3 आ सकता है, 3। तो इन्होंने रिलेशन जो बनाया वो सिर्फ 3 एलिमेंट लेके बनाया, क्योंकि रिलेशन इसके कितने पॉसिबल हो सकते थे, 2 to the power 3 इंटू 2 पावर 6, यानी कि 64 रिलेशंस पॉसिबल थे। उसमें से उन्होंने एक ऐसा सेट लिया, मतलब एक ऐसा मतलब सबसेट ले लिया उस पूरे पावर सेट का। तो उसमें से एक रिलेशन इसको ले जिसमें कि ये तीनों को मिला करके एक सेट बनाया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें इसमें समझाने का मकसद ये है कि हमें इस तरह के चीज़ को कैसे लिखना होता है इस सिंबल में, इस तरह की चीज़ को कैसे लिखना होता है इस वाले सिंबल में। ठीक है, तो ये तो लिखने का तरीका हमें समझ में आ गया कि कोई भी अगर ऑर्डर पेयर है तो उसको रिलेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब एक नया चीज़ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये समझते हैं। तो कहता है कि अगर कोई रिलेशन ए टू बी है उसको हम रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब उसका जो एलिमेंट है ए में, उसका जो एलिमेंट है ए में वो अपने आप से रिलेटेड हो। x इज़ रिलेटेड टू x फॉर ऑल x जो कि मेंबर है ए का। इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है साफ साफ कि हम रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जब किसी भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। अगर उनमें से कोई नहीं हो रहा है अपने आप से रिलेटेड तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि एक ए है सेट जिसके 3 एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, बी एक सेट है जिसके 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो एक रिलेशन इन्होंने दिया कि एक ऐसा रिलेशन है जो सेट है 1 2 और 2 2 का। ठीक है,
दूसरा सेट है 1 1 2 2 3 3 का, तीसरा सेट है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 4 और फोर्थ सेट है 1 1 2 2 3। इसमें से कौन रिफ्लेक्सिव होगा? तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला, डेफिनेशन में यही बोला कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो अपने आप से ज़रूर रिलेटेड होने चाहिए। तो इसमें तो 3 एलिमेंट है, यानी कि 1 1 भी होने चाहिए उस सेट में, 2 2 भी दिखने चाहिए और 3 3 भी दिखने चाहिए। तो देखो इस वाले रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 दिखाई दे रहा है, 3 3 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अब इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 है, इसके बाद भी कुछ और है। तो इसमें ये नहीं कहा है कि सिर्फ यही दिखाई देना चाहिए, मतलब ये दिखाई देना चाहिए और इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब ये कम से कम दिखने चाहिए। तो ये तीनों है इसमें, बाकी और भी तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो रहा था कि सिर्फ इतना दिखना चाहिए, ये तीनों ही दिखने चाहिए, बाकी कुछ दिखने नहीं चाहिए। इसमें जस्ट थोड़ा सा अलग है उससे कि वो भी हो साथ में कुछ और भी हो, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दिखने चाहिए तीनों, ठीक है। ओके, फोर्थ में देखो 1 1 2 2 है, 3 4 है, इसमें एक्स्ट्रा है बट 3 3 नहीं है, जबकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या था कि तीनों के अपने अपने के साथ एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के, 3 का 3, ये तीनों इन्वॉल्व होना चाहिए उस सेट में, ठीक है। लेकिन इसमें 3 3 मिसिंग है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पूरे तरह से अगर हम देखें तो एक बात समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव वही होता है जिसमें ए सेट के जितने एलिमेंट हैं वो अपने आप के साथ एक पेयर बना करके उसमें एग्जिस्ट करें, वो ज़रूर करे, बाकी और कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट वो तीनों होने चाहिए। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन था जो है ना, तो उसको हम जो इधर अपन पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो उसमें से क्या होता था कि उसमें सारे एलिमेंट्स खुद के ही होते थे, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में देखो 1 1 2 2 3 3, तो वो सिर्फ इसी तीनों को देखना चाहता था, बाकी कुछ देखना नहीं, ना कम ना ज़्यादा, इससे कम भी नहीं होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन था। और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या है कि वो तो होने ही चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा भी हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक आइडेंटिटी रिलेशन है, बाकी और भी है, तो वो एक सबसेट हो गया, ठीक है, क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का टाइप है, ठीक है, यानी वो उसका सबसेट भी है। यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? यूनिवर्सल रिलेशन जब निकालते हैं तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो क्या आता था, 1 1 भी आता था, 2 2 भी आता था, 3 3 भी आता था, बाकी और भी बहुत सारे आते थे। तो वही तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि कम से कम 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, बाकी और होता है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। सो यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ये सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कंडीशंस रिफ्लेक्सिव को शो करता है, तो कह रहा है फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। जैसे इज इक्वल टू जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नेचर का होता है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो नेचर है वो रिफ्लेक्सिव होता है। इज लेस देन और इक्वल टू जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नेचर का होता है। डिवाइड्स जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है। इज सबसेट ऑफ जो रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव होता है। क्या नहीं होता है, तो अगर यहाँ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ना होकर के सिर्फ होता इज लेस देन, तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिर्फ होता ग्रेटर देन तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक है। चलो इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो इसमें से हम एक इसको मान लो प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ कि क्यों डिवाइड्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्यों डिवाइड्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो एक सेट लेते हैं,
1 2 से अप टू 6। एंड रिलेशन जो है वो इस तरह से है कि रिलेशन सच दैट एक्स वाई जो है, ये जो पेयर है, सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, राइट, सेट ऑफ पेयर्स सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। तो इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो सबसे पहले आर जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि एक्स ऐसा सेलेक्ट करो जो वाई को डिवाइड करता हो। तो देखो 1 1, ये 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा, 1 5 को करेगा, 1 6 को करेगा। ये एक हो गया, इतने पेयर्स होंगे एक के साथ। 2 के साथ लेंगे तो 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, 2 6 के साथ, क्योंकि वो फर्स्ट वाला सेकेंड वाले को डिवाइड करना चाहिए। 3 के साथ 3 3 और 3 6, 4 के साथ 4 4, बस और कुछ नहीं। 5 के साथ भी 5 5, ओके। 6 के साथ भी 6 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये हमें दिखाई दे रहा है, जो कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन है। बाकी इसके साथ और भी दिखाई दे रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये कम से कम एक का एक के साथ, दो के दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार, पाँच के पाँच, छः के छः के साथ, ये सभी होने चाहिए उस सेट में। तो जो है इसका मतलब ये जो x डिवाइड्स y यानी कि जो डिवाइड्स रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव नेचर का रिलेशन है। क्लियर, समझे ना। दूसरा ये क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इज नॉट इक्वल टू एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर नेचुरल नंबर। इररिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बोल रहा है, इररिफ्लेक्सिव बोल रहा है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। तो इसको चलो ये प्रूफ कर रहा है कि नॉट इक्वल टू एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है नेचुरल नंबर के केस। कैसे? तो एक सेट लेते हैं, मान लो 1 2 3। तो इसमें ये बोला गया है कि रिलेशन है इस तरह से, सेट ऑफ पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। इसको तो ऐसे लिखेंगे ना, एक्स वाई होना चाहिए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो देखो एक्स अगर आप 1 लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या होना चाहिए? एक्स कभी वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 और 3 हो सकता है। अगर एक्स को 2 सेलेक्ट करते हो तो वाई का वैल्यू 1 और 3 ही हो सकता है। एक्स का वैल्यू अगर आपने 3 लिया तो वाई का वैल्यू कितना होगा? 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक सेट बन गया। कैसे? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। ठीक है, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। इस तरह से हमने जो ऑर्डर पेयर्स थे उसका एक सेट बनाया जो कि रिलेशन बता रहा है। ठीक है, रिलेशन बता रहा है। अब देखो इसमें से कहीं भी 1 1 2 2 3 3 इसके करस्पॉन्डिंग 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा, उस तीनों में से एक भी नहीं दिख रहा है। तो जब कभी कोई भी, मतलब कोई भी, इस तीनों में कोई भी ना दिखे तो उसको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव यानी नो एक्स एक्स टाइप का। ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव एक स्पेशल टाइप हो गया जिसमें से आइडेंटिकल जो कोऑर्डिनेट हैं पेयर्स में वो नहीं दिखने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? इररिफ्लेक्सिव। ओके, अब एक क्वेश्चन उठता है कि चलो कोई एक सेट दिया हुआ है तो उसमें से कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर इसमें n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन उतना ही होगा जितना टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, और दोनों होगा 2 to the power n इंटू n-1 के बराबर। जैसे मान लो कि हमने लिया 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें? 4, यानी n का वैल्यू कितना हुआ? 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हुआ? 2 to the power 4 इंटू यानी 2 to the power 12। यही टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक कंक्लूज़न पर चलते हैं कि अभी तक जो पढ़े उसका क्या कंक्लूज़न था। कहता है रिफ्लेक्सिव किसको कह रहे थे कि एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। सही बात है, जैसे 1 था तो 1 के साथ होना चाहिए था, 2 2, जैसे मतलब जितने थे 1 2 3 वो सब अपने आप
में होने चाहिए, मतलब सबके सब होने चाहिए, दिखने चाहिए उस सेट में, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव, यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव में नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इररिफ्लेक्सिव उसको कह रहे थे जिसमें 1 1 2 2 2 3 3 नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, तो नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, तो ये कब कहेंगे, कहता है कि सम एलिमेंट आर रिलेटेड टू देमसेल्फ बट सम आर नॉट, कहता है कि कुछ हो भी कुछ नहीं भी हो, तो वैसा जो मिक्स टाइप का होगा सेट उसको हम नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज ए का सेट है जिसमें 1 2 3 एक एलिमेंट्स हैं, तो मान लो हमने एक ऐसा रिलेशन लिया है जिसमें 1 1 2 2 3 3 है और 2 1 एक एक्स्ट्रा है, तो देखो इसमें सारे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये क्या कहलाया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो दूसरा रिलेशन, इसमें 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, कहीं भी इसमें आइडेंटिकल वाला जोड़ा है क्या, नहीं है, यानी 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3, तो कोई भी दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इररिफ्लेक्सिव, फ्लेक्सिव, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। और R3 देखो 1 1 1 2 3 2 3 3, इसमें देखो कुछ आइडेंटिकल भी हैं, कुछ नॉन आइडेंटिकल भी, मतलब कुछ सेम वाले भी हैं, है ना, सेम एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, कुछ नहीं भी है, तो ये मिक्स टाइप का नहीं हो गया, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक चीज़, अगर एलिमेंट किसी सेट में n एलिमेंट्स हों, तो हमने क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1 थे, इतना ही टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी थे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, ये कितने होंगे, तो 2 टू द पावर n स्क्वायर जो होता है ना, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, उसमें हमने माइनस कर दिया रिफ्लेक्सिव को, या रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव को, ये दोनों को माइनस किया, तो ये बना, तो ये जो बने ये हो गया नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी लेके आता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।